हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, आज हम लोग करंट अफेयर्स की 13वीं टेस्ट सीरीज हल करने वाले हैं और इसके अंतर्गत आपको 25 क्वेश्चन विद सॉल्यूशन मिलेंगे। और ये सीरीज आपकी पीसीएस 2022 प्रारंभिक परीक्षा यू और आरओ एआरओ 2022 प्रारंभिक परीक्षा और आरओ एआरओ 2021 मुख्य परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी है। साथ में जो भी अन्य परीक्षाएं आ रही हैं, जैसे वीडियो है, लेखपाल है, हाई कोर्ट या अन्य जो भी परीक्षाएं हैं, चूँकि करंट अफेयर्स आप देखते हैं कि हर परीक्षा में पूछा ही जाता है और ठीक ठाक मात्रा में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहते ही हैं प्रत्येक परीक्षा में। तो इसलिए करंट अफेयर्स को आपको हल्के में नहीं लेना है, अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ पर आपको प्रश्न मिलेगा, उसकी व्याख्या मिलेगी। और अगर करंट अफेयर्स का आपको पूरा बैच ज्वाइन करना है, जिसमें आपको पूरे साल भर का करंट अफेयर्स वीकली और मंथली प्रोवाइड किया जाएगा, साथ ही यूपी पीसीएस 2022 के लिए, आरओ एआरओ 2022 के लिए और पीसीएस आरओ एआरओ मेंस के लिए सारे नोट्स वगैरह जो भी स्टडी मटेरियल है वो अगर आपको लेना है या उसको ज्वाइन करना है तो आप लोग स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 6393350769 पर। ठीक है, चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग लाते हैं, हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 की विजेता का ताज किसने पहना है? साइलिन फोर्ड, रानी केट स्नाइडर, जैकलिन स्टेप या देवांजलि कामस्त्रा। और सही आंसर इसका हो जाएगा आपका साइलिन फोर्ड। ये बीच में आप देख सकते हैं और ये अमेरिका की हैं वैसे रहने वाली। तो यहाँ पर जो साइलिन फोर्ड ने प्रतियोगिता में अमेरिका का प्रतिनिधित्व किया और खिताब का दावा करने के लिए दुनिया भर के 57 अन्य प्रतियोगियों से मुकाबला इन्होंने किया है। यानी कि इनके अलावा 57 देशों के लोग और थे और भी मिसेज थी, तो उनको इन्होंने पराजित किया है। और मिसेज जॉर्डन जैकलिन स्टेप और मिसेज यूएई देवांजलि कामस्त्रा ये मिसेज वर्ल्ड 2022 में उप विजेता रही। यानी जो आप जो दो अगल बगल में देख रहे हैं ना, ये जो है फर्स्ट रनर अप रही हैं, उप विजेता रही हैं। और जो साइलिन फोर्ड हैं ये आपकी मिसेज वर्ल्ड 2022 चुनी गई हैं, अमेरिका की हैं बेसिकली रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 2, एफसी महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? बांग्लादेश, भारत, चीन या यूएई? इसको कहते हैं संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स। और सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा भारत। तो भारत के शहर नवी मुंबई और पुणे एएफसी है, एएफसी महिला फुटबॉल एशियाई कप भारत 2022 की मेजबानी करेंगे। टूर्नामेंट में 12 टीमें ट्रॉफी के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी और साथ ही मेजबान भारत को ग्रुप ए में चीन, चीनी ताइपे और ईरान के साथ रखा गया। यानी कि भारत ग्रुप ए में शामिल है, जिसमें भारत के अलावा 3 देश और हैं, चीन, चीनी ताइपे और ईरान। ठीक है, एएफसी का फुल फॉर्म है एशियाई फुटबॉल परिसंघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, भारतीय नौसेना एवं किस देश की नौसेना के मध्य एक समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित किया गया? अमेरिका, रूस, जापान या यूक्रेन? और सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर जापान। व्याख्या देख लेते हैं। कोविड-19 के बीच एक गैर संपर्क मोड में बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना और जापान समुद्री आत्मरक्षा बल के बीच एक समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित किया गया। भारतीय नौसेना का आईएनएस शिवालिक और आईएनएस कदमत जहाज व जापान का उर्गा और हिराडो जहाज ने अभ्यास में भाग लिया था। तो ये जो है जहाज जापान और भारत को वहाँ पर पहुँचे थे। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में पहले स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन कब तक किया गया है? 10 से 16 जनवरी, 6 से 12 जनवरी या 12 से 18 जनवरी या फिर 20 से 27 जनवरी के मध्य? और सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर 10 से 16 जनवरी 2022 के मध्य। तो उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने 10 से 16 जनवरी 2022 तक पहले स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन किया है। यह सप्ताह भारत की स्वतंत्रता के
75वें वर्ष यानी आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में मनाया गया, जो पूरे भारत में उद्यमिता के प्रसार और गहराई को प्रदर्शित करता है। ये देख सकते हैं आप इसका लोगो। ब्लॉक योर डेट्स फॉर द बिगेस्ट स्टार्टअप इवेंट्स स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक ड्रीम क्रिएट इंस्पायर 10 से 16 जनवरी 2022 के मध्य। क्वेश्चन नंबर 5, बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। पुस्तक का काफ़ी बड़ा नाम है, तो इस पुस्तक के लेखक कौन है ये पूछा गया है। विकल्प आप देख लीजिए, चंद्रचूड़ घोष, पराग अग्रवाल, विनय देसाई या कौशिक बसु। और सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर चंद्रचूड़ घोष। ये पुस्तक का आप जो है फ्रंट पेज देख सकते हैं, बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। व्याख्या देख लेते हैं। पुस्तक में स्वतंत्र भारत के विकास, सांप्रदायिक, भू राजनीतिक और राजनीतिक विचारधारा के बारे में सुभाष चंद्र बोस के विचार और राय शामिल हैं। इसमें नेताजी यानी कि सुभाष चंद्र बोस की अनकही और अज्ञात कहानियों को भी चिन्हित किया गया है। ठीक है, तो ये चंद्रचूड़ घोष जी ने इसको लिखा है, इसके लेखक हैं ये। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में चर्चा में रहा इन्फिनिटी ब्रिज किस देश में स्थित है? म्यांमार, चीन, स्पेन या यूएई। और सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर यूएई सही है यहाँ पर, और संयुक्त अरब अमीरात। तो दुबई में प्रतिष्ठित इन्फिनिटी ब्रिज को औपचारिक रूप से पहली बार 16 जनवरी 2022 को यातायात के लिए खोल दिया गया है। इसका डिजाइन इन्फिनिटी के गणितीय चिन्ह यानी कि जो इन्फिनाइट होता है जैसा दिखता है। यह दुबई के असीमित अनंत लक्ष्यों का प्रतिनिधित्व करता है। ये आप देख सकते हैं, ब्रिज में फोटो भी देख सकते हैं। इन्फिनाइट के आकार का ये जो है ब्रिज बनाया गया है यहाँ पर, काफ़ी फेमस है दुबई का। ये संयुक्त अरब अमीरात में ये पड़ता है, जो कि दुबई एक शहर है संयुक्त अरब अमीरात का, तो वहाँ पर ही बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2021 के लिए किसे चुना गया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एलेक्सिया पुटेलस, क्रिस्टियन एंडलर या सुनील छेत्री। और सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर एलेक्सिया पुटेलस। ये उनका फोटो आप देख सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2021 समारोह ज्यूरिख यानी कि स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था। स्पेन की मिडफील्डर एलेक्सिया पुटेलस और पोलैंड के स्ट्राइकर रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को क्रमशः महिला और पुरुष फुटबॉल में सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ियों से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये है, इनको सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में समाचार पत्रों में देखी गई कॉलर वाली बाघिन किस टाइगर रिजर्व से संबंधित है? सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व या सतकोसिया टाइगर रिजर्व। और सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर पेंच टाइगर रिजर्व। कॉलर वाली बाघिन अपने जीवन काल में 29 शावकों को जन्म देने के कारण सुपर मॉम की ख्याति प्राप्त की थी। हाल ही में 16 साल की उम्र में इस बाघिन की पेंच टाइगर रिजर्व में मृत्यु हो गई है। वन विभाग द्वारा बाघिन को आधिकारिक नाम T15 दिया गया है। ये पूछा जा सकता है, देखिए बाघिन इसको लकड़ी उकड़ी लगा के बाकायदा जलाया गया है। फोटो भी ऊपर देख सकते हैं, अपने शावकों के साथ ये जो है पानी पी रही है, और जो है इसको देखिए जैसे कफन वगैरह फूल डाले गए हैं, लोग उसको प्रणाम कर रहे हैं, अंतिम सलाम दे रहे हैं जब ये जलाई गई है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में अमेरिका ने दुर्लभ मृदा तत्वों के लिए किस देश पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है? चीन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी या मेक्सिको। और सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर चीन। तो विधेयक का उद्देश्य दुर्लभ मृदा तत्व आपूर्ति व्यवधानों के खतरे से अमेरिका की रक्षा करना और इन तत्वों के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करना है तथा चीन पर इसकी निर्भरता को कम करना है। प्रस्ताव के तहत वर्ष 2025 तक दुर्लभ पृथ्वी खनिजों के
रणनीतिक रिजर्व के निर्माण की आवश्यकता होगी। यानी 2025 तक की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 10, बच्चों के लिए देश के मेंटर कार्यक्रम किस राज्य या संघ शासित राज्य द्वारा सरकार द्वारा इसको चलाया जा रहा है? केरल, दिल्ली, पुडुचेरी या कर्नाटक? और सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा दिल्ली। तो हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सुझाव दिया कि दिल्ली सरकार अपने प्रमुख देश के मेंटर कार्यक्रम को तब तक के लिए स्थगित कर दे जब तक कि बच्चों की सुरक्षा से संबंधित सभी खामियों को दूर नहीं किया जाता। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा के छात्रों को स्वैच्छिक सलाहकारों से जोड़ना था, ताकि यानी कि उनको कोई समस्या हो, कोई डाउट है तो वो सलाहकारों से अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकें। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में कपड़ा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए की रणनीतिक अनुसंधान परियोजनाओं को मंजूरी दी है? 30 करोड़, 40 करोड़ या 50 करोड़ या फिर 75 करोड़? और सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 30 करोड़, 30 करोड़ रुपीस। तकनीकी वस्त्र कार्यात्मक वस्त्र होते हैं जो ऑटोमोबाइल, सिविल इंजीनियरिंग और निर्माण, कृषि, स्वास्थ्य देखभाल, औद्योगिक सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा इत्यादि सहित विभिन्न उद्योगों में अनुप्रयोग होते हैं। तो इन सब में इनका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में ओपन डेटा सप्ताह का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? सूचना प्रसारण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या फिर आवास एवं शहरी मंत्रालय? और सही आंसर आपका हो जाएगा आवास एवं शहरी मंत्रालय। तो यह सप्ताह 17 से 21 जनवरी 2022 के बीच मनाया गया है। यह देश के शहरी पारिस्थितिकी तंत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस सप्ताह के दौरान मंत्रालय स्मार्ट शहरों के बारे में उच्च गुणवत्ता वाले ब्लॉग यानी कि कहानियों को एक खुले डेटा पोर्टल में प्रकाशित किया जाएगा। पोर्टल में पहले से ही 60 से अधिक शहरों की सफलता की कहानियां यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड 2022 शीर्षक से रिपोर्ट किस संस्थान द्वारा जारी की गई है? विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन या IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष? और सही आंसर आपका हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, शॉर्ट में कहते हैं WEF। इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वैश्विक बेरोजगारी 207 मिलियन तक पहुंच जाएगी। यह 2019 की तुलना में लगभग 21 मिलियन अधिक है। 2022 में काम के कुल घंटे महामारी से पहले के स्तर से लगभग 2% कम होंगे। 2022 में 52 मिलियन पूर्णकालिक समकक्ष नौकरियों की कमी यहाँ पर होने की संभावना व्यक्त की गई है। क्वेश्चन नंबर 14, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को 31 मार्च 2022 के बाद अगले कितने वर्षों के लिए बढ़ाने की मंजूरी दे दी है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 5 वर्ष? और सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 3 वर्ष। तो राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना वर्ष 1993 में NCS के अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अनुसार सरकार को सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों के संबंध में अपनी सिफारिशें देने के लिए की गई थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। हाल ही में माघी मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या पंजाब? और सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर पंजाब। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है माघी मेला लगता है। तो पंजाब के मुक्तसर में प्रत्येक वर्ष जनवरी अथवा नानक शाही कैलेंडर के अनुसार माघ के महीने में माघी मेले का आयोजन किया जाता है।
माघी वह अवसर है जब गुरु गोविंद सिंह जी के लिए लड़ाई लड़ने वाले 40 सिखों के बलिदान को याद किया जाता है। ठीक है, तो ये मेरा जो है मुक्तसर में लगता है, पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में तिरुवल्लुवर दिवस कब मनाया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। नया प्रश्न है एक, तिरुवल्लुवर दिवस 15 जनवरी, 21 जनवरी, 25 जनवरी या फिर 30 जनवरी? सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर 15 जनवरी। यह तमिलनाडु में पोंगल समारोह के एक भाग के रूप में मनाया जाता है। तिरुवल्लुवर एक प्रसिद्ध कवि और दार्शनिक थे। उनका ये फोटो आप देख सकते हैं, ये जो है तमिलनाडु के बहुत ही बड़े दार्शनिक और प्रसिद्ध कवि रहे हैं तिरुवल्लुवर। तो उनके सम्मान में 15 जनवरी को तिरुवल्लुवर दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक 2022 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? भारत, दक्षिण अफ्रीका, रूस या फिर चीन? और सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर चीन। तो पहली शेरपा बैठक 18 से 19 जनवरी 2022 को आयोजित की गई है। ब्रिक्स 2022 की थीम थी वैश्विक विकास के लिए एक नए युग में उच्च गुणवत्ता वाली ब्रिक्स साझेदारी को बढ़ावा देना। इसकी विषय था, थीम थी इसकी। भारत के वर्तमान ब्रिक्स शेरपा संजय भट्टाचार्य जी यहाँ पर अभी है वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 18, किस राज्य सरकार द्वारा रोजगार मिशन लॉन्च किया जाएगा? उत्तर प्रदेश सरकार, छत्तीसगढ़, बिहार या फिर उत्तराखंड? मिशन रोजगार यानी रोजगार मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? और सही आंसर आपका है छत्तीसगढ़। व्याख्या देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में लगभग 15 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में एक रोजगार मिशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस मिशन के तहत रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु IIT, अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIM जैसे प्रमुख संस्थानों की विशेषज्ञता का भी लाभ उठाया जाएगा, ताकि इस रोजगार मिशन को बेहतर बनाया जा सके, कामयाब बनाया जा सके और लोगों को इससे लाभान्वित किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 19 आ गया है। हाल ही में जागरूक वोटर कैंपेन किसके द्वारा शुरू किया गया है? नीति आयोग, भारत निर्वाचन आयोग, फेसबुक या फिर ट्विटर? और सही आंसर आपका हो जाएगा ट्विटर। तो अभी हाल ही में पंजाब में, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा और मणिपुर यानी कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं। इससे पहले ट्विटर ने जागरूक वोटर अभियान के तहत कई पहलों की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को अपना वोट डालने से पहले सही ज्ञान के साथ सशक्त बनाना है। यानी कि जो नागरिक वोट तो डाले ही, लेकिन सही व्यक्ति को डाले, अपने वोट को पहचाने, अपनी वोट की वैल्यू को, कीमत को पहचाने और सही कैंडिडेट को वो वोटिंग कर पाए। तो इसके लिए ट्विटर ने एक जागरूकता अभियान चलाया था। क्वेश्चन नंबर 20, सारथी मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? वित्त मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय, सेबी या फिर दिल्ली सरकार? सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी का फुल फॉर्म होता है। इस ऐप का उद्देश्य निवेशकों के बीच प्रतिभूति बाजार की बुनियादी अवधारणाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना है। यह ऐप KYC प्रक्रिया, व्यापार और निपटान, म्यूचुअल फंड यानी कि MF, हालिया बाजार के विकास, निवेशक शिकायत निवारण तंत्र आदि के बारे में भी ये बताएगा। तो ये जो है सारथी मोबाइल ऐप सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, माना उरु माना बाड़ी कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल? और सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा तेलंगाना। तो यह कार्यक्रम राज्य में स्कूल के बुनियादी ढांचे का निर्माण करेगा। इसे 7,289 करोड़ रुपए की लागत से लागू किया जाएगा। 19.84 लाख से अधिक बच्चे इस कार्यक्रम से लाभान्वित होंगे। पहले चरण में
9,123 स्थानीय निकाय स्कूलों और सरकारी स्कूलों में यह कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। जो भी स्थानीय स्कूल, निकाय के स्कूल है या फिर जो सरकारी स्कूल है, तो इन सब में ये कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। मानावाड़ी कार्यक्रम ये तेलंगाना सरकार द्वारा प्रारंभ किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय समाचार पत्रों में देखा गया एनिग्मा क्या है? एक जनजाति, एक जलीय जीव, एक नया ग्रह या एक हीरा? और सही आंसर आपका हो जाएगा एक हीरा। ये देखिए हीरा का फोटो दिखाया जा रहा है, आप देख सकते हैं। तो दुबई में द एनिग्मा नामक 555.55 कैरेट के काले हीरे का अनावरण किया गया है। ऐसा माना जाता है कि यह बाहरी अंतरिक्ष से आया है। यह हीरा तब बना होगा जब कोई क्षुद्र ग्रह या उल्कापिंड 2.6 अरब साल पहले पृथ्वी से टकराया था। सोचिए 555 कैरेट का हीरा है। सुनिए जो सोना हमारा होता है, जो 100% गोल्ड है, ये आपका 24 कैरेट माना जाता है। ठीक, अब सोचिए 555 तो कितना शुद्ध ये हीरा होगा, बहुत बड़ी बात है। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में किसने परिधान निर्यात संवर्धन परिषद यानी कि AEPC के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? डॉक्टर A शक्तिवेल, राजीव अरोड़ा, नरेंद्र कुमार गोयनका या फिर G श्रीनिवासन? और सही आंसर आपका हो जाएगा नरेंद्र कुमार गोयनका। उनका आप ये फोटो देख सकते हैं, गोयनका साहब का। यह परिषद कपड़ा मंत्रालय के तत्वावधान में भारत में परिधान निर्यातकों का आधिकारिक निकाय है, जो भारतीय निर्यातकों के साथ साथ आयातकों, अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों को अमूल्य सहायता प्रदान करता है। परिधान निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना 1978 में की गई थी। परिधान निर्यात संवर्धन परिषद का मुख्यालय जो है वो आपका गुड़गांव में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24, एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया है? चीन, अमेरिका, रूस या फिर इजराइल? सही आंसर आपका यहाँ पर इजराइल हो जाएगा। ये मिसाइल का आप फोटो देख सकते हैं। एरो 2 मिसाइल है ये, सॉरी एरो 3 मिसाइल है ये। पहली वाली एरो 2 है, दूसरी वाली एरो 3 है। इजराइल ने पृथ्वी से वायुमंडल के बाहर इस सिस्टम का परीक्षण किया है। इसकी मदद से परमाणु, जैविक, रासायनिक या पारंपरिक हथियारों से भी निपटा जा सकता है। इसे इजराइल के रक्षा मंत्रालय की मिसाइल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन और अमेरिकी मिसाइल डिफेंस एजेंसी ने एक संयुक्त परियोजना के तहत इसको विकसित किया है। और आज का लास्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग देंगे, तैयार हो जाइए आंसर देने के लिए। क्वेश्चन है, पहली DTC इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है? दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र या फिर केरल? और सही आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, आप लोग जल्दी से बताइए। और आज की सीरीज कैसी लगी ये भी बताइए। बाकी PCS के लिए, RO के लिए, प्री मेंस के लिए सब कुछ जो भी करंट अफेयर्स वगैरह है, ग्रुप ज्वाइन करने के लिए 6393350769 इस नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप या फिर कॉल करके। और सही आंसर आपका हो जाएगा दिल्ली। ये देख लीजिए सजी हुई बस, एकदम से इलेक्ट्रिक बस है ये। ई बसें 27 किलोमीटर लंबे रूट पर चलेंगी। यह दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। ई बसें शोर रहित शून्य उत्सर्जन वाहन हैं। बस को फुल चार्ज होने में 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है और एक बार फुल चार्ज होने पर यह कम से कम 120 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। चलो बहुत अच्छी बात है। दिल्ली में वैसे आप देखते प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता था ना, पोल्यूशन, फॉग वगैरह, तो दिक्कत होती थी। तो ये इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली में चलाई गई हैं। तो दोस्तों ये थी आज की सीरीज, आप लोग कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, चलिए फिर मिलता हूँ नेक्स्ट सीरीज में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।